करते आज हम कहां पहुंचे हैं? फिलिस्तीन में, गाजा पट्टी में, छोटे से इलाके में जहां 25 लाख लोग हैं और पिछले 7 अक्टूबर से अभी तक 18,000 से ज्यादा लोग मार दिए गए। बमबारी हो रही है लगातार। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग लोग अस्पताल के अंदर, एम्बुलेंस के अंदर, लेखक, कवि चुन चुन करके मारा जा रहा है निशाने पर लेकर के। उनको लग रहा है कि ये लोग खत्म हो जाएंगे तब कौन मांग करेगा फिलिस्तीन। अब समझ लीजिए, जिस समय अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे, जब वो दावा कर रहे थे कि अंग्रेजों का जो साम्राज्य है वहां सूरज कभी डूबेगा नहीं, तो वो हमारे देश में जालियांवाला बाग कर रहे थे। वो हमारे देश में आंदोलन को कुचलने के लिए निहत्थे लोगों को हजारों की तादाद में गोली मारकर हत्या कर रहे थे। आज वही चीज हर रोज एक जालियांवाला बाग, हर रोज एक जनसंहार, प्रतिपल जनसंहार हो रहा है उस गाजा पट्टी में। और हिंदुस्तान अब अमेरिका के और इजराइल के साथ पूरे एशिया में दूसरा और कोई देश नहीं मिलेगा इजराइल के साथ खड़ा होकर। कोई और देश नहीं दिखेगा अमेरिका के साथ इस तरह से खड़ा हुआ। आप जाकर के बड़े मुश्किल से अभी यूनाइटेड नेशंस में जो आखिरी बार प्रस्ताव पारित हुआ तो वहां भारत ने भी कहा कि हाँ युद्ध रुकना चाहिए। तो आज हमारी जो विदेश नीति है ये उसी 30 साल से बढ़ते बढ़ते, जो कमल भारती जी ने भी कहा कि आप कमजोरों के साथ नहीं, आपकी नीति क्या है कि जो सताने वाले लोग हैं, उत्पीड़न करने वाले जो लोग हैं, हिंसा थोपने वाले जो लोग हैं, जान लेने वाले जो लोग हैं, आप उनके साथ खड़े हो जाएंगे और उत्पीड़ितों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये हमारी विदेश नीति बनेगी। और तीसरा, उसी दौर में वो आडवाणी जी रथ लेकर के निकले थे राम मंदिर के नाम पर। ये बिहार है, बिहार ने उस रथ को रोका था। आडवाणी जी को भी उस समय लालू जी मुख्यमंत्री थे, सड़क पर भी हम लोगों ने रोका और राज्य सरकार ने भी उनको रोका। लेकिन बावजूद इसके 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद के लोगों ने शहीद कर दिया। तो उनके तो नारे ही लग रहे थे कि अयोध्या एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो गवर्नमेंट विनोद मिश्रा को मालूम था कि ये कोई एक मंदिर और मस्जिद का सवाल नहीं है। ठीक जैसे एक कारखाने से कोई अडानी संतुष्ट होने वाला नहीं है, कोई पूंजीपति संतुष्ट होने वाला नहीं है, उसको मुनाफे का पूरा पहाड़ चाहिए, पूरे मुनाफा की संपूर्ण लूट चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो सांप्रदायिक उन्मादी ताकतें हैं, क्योंकि दरअसल उनके लिए कोई एक मंदिर का सवाल नहीं है, वो पूरे देश को बदल देना चाहते हैं, पूरे समाज को बदल देना चाहते हैं। और इसीलिए वो जो कानून बना था 1991 में, कानून एक बना था कि चलो अयोध्या एक अपवाद है, राम मंदिर का जो झगड़ा है उसको हम कोर्ट के जरिए देखेंगे और बाकी हिंदुस्तान की आजादी के दिन 1947 के 15 अगस्त जो भी हमारे उपासना का, पूजा का, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, जहां जैसे था वैसे रहे। ये कानून बना था, आज भी वो कानून बना हुआ है, लेकिन आज इस कानून को भी ये लोग बदल देना चाहते हैं ताकि सारे मंदिर मस्जिद जो भी हो खुल जाए उनके लिए। अब जब जहां मर्जी, कभी मथुरा, कभी काशी, कर्नाटका में अभी कहते हैं कि वहां राम जन्मभूमि हो गया, अभी हनुमान का जन्मभूमि चाहिए, बजरंगबली का जन्मभूमि के नाम पर वहां चल रहा है। तो पूरे देश में इसका जन्मभूमि, उसका जन्मभूमि के नाम पर लगातार साल भर उनको यही काम करना है। तो गवर्नर विनोद मिश्रा ने तीनों चीजों को देख लिया, इन तीनों चीजों को देख लिया कि ये जो आर्थिक नीति है, ये जो विदेश नीति है और पूरे हिंदुस्तान की पहचान को मिटाने के लिए, बदलने के लिए ये जो सांप्रदायिक उन्मादी ताकत है
ये ताकत लेकिन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और हमने बिहार में ये देखा, बथानी टोला में जब जनसंहार हुआ तो उस जनसंहार के बाद कॉमरेड विनोद मिश्रा ने कहा कि भाई ये सिर्फ सामंती ताकत नहीं है, ये सामंती सांप्रदायिक साजिश है। और वो जो सामंती सांप्रदायिक साजिश का नंगा नाच, ताकतों का जो नंगा नाच हमने बथानी टोला में देखा, 6 साल बाद उसी को बड़े पैमाने पर हमने गुजरात में देखा, जिसको गुजरात का जनसंहार कहा जाता है। इसी दौर में 1992 के दिसंबर के महीने में पार्टी का 5वां महाधिवेशन था कलकत्ता में, और हमारी पार्टी जो इससे पहले खुले रूप में काम नहीं करती थी, तो पार्टी खुलकर के सामने आई। खुलकर क्यों सामने आई? लड़ाई को तेज करने के लिए। ये जो ताकत है जो देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के, समाज से लेकर के, हमारी आजादी, हमारे संविधान, हमारा लोकतंत्र, हर चीज को बर्बाद कर देना चाहते हैं, कब्जा कर लेना चाहते हैं, इन ताकतों को पीछे धकेलने के लिए, इनको शिकस्त देने के लिए मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी चाहिए, लाल झंडे की पूरी ताकत चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने संकल्प लिया। और आज हमारे सामने बिल्कुल भी, अगर 80 के दशक में हम देख रहे थे कि हमारा वोट लूट लिया जाता है, बूथ लूट लिया जाता है, और आज तो लोग कह रहे हैं कि भाई पूरा का पूरा चुनाव लूट लिया जाता है। बूथ लूट लिया जाता था, तो चुनाव आयोग को लूट लिया गया, कानून बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई चुनाव आयोग, अगर हम चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो, अगर हम चाहते हैं कि चुनाव स्वतंत्र हो, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को भी तो स्वतंत्र होना होगा, चुनाव आयोग को भी तो निष्पक्ष होना होगा। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग को कौन चुनेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई 3 लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी हो। ठीक है, सरकार है तो प्रधानमंत्री रहे, विपक्ष है तो विपक्ष के नेता रहे, और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, जो ना सरकार के हैं ना विपक्ष के हैं, तो संविधान के हैं। तो तीनों मिलकर के तय करें। तो अभी आप देखेंगे कि राज्यसभा में पारित हो गया, लोकसभा में पारित हो जाएगा। इसको बदल दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कौन लोग तय करेंगे? कि 3 लोगों की कमेटी होगी, प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत, वो तय करेंगे, उन्हीं के मंत्रिमंडल के किसी और एक साथी, मतलब ये तय कर लेंगे, नरेंद्र मोदी तय कर लेंगे कि अमित शाह भी इसमें रहे या राजनाथ सिंह भी इसी में रहे। तो 2 लोग तो हो गए सीधे सरकार के, और तीसरा एक विपक्ष के किसी नेता को रख लेंगे। तो जहां 3 में 2 सरकार के होंगे, वहां विपक्ष के किसी का कहने का क्या मतलब है? अभी आपने देखा जो एथिक्स कमेटी बनी थी महुआ मैत्र पर तय करने के लिए, तो 11 लोगों की कमेटी थी, 6-4 से उन्होंने कह दिया कि महुआ मैत्र को बाहर निकाल दिया जाए, संसद से उनको बाहर कर दिया जाए, और संसद से बस 2 घंटे के अंदर उनको बाहर कर दिया गया। 500 पेज की रिपोर्ट संसद में रख दी गई, रिपोर्ट पर कोई चर्चा नहीं हुई, उस सांसद को अपना पक्ष रखने के लिए भी मौका नहीं दिया गया, बस पारित कर दिया गया। तो अगर इस तरीके से कमेटी बनेगी, चलेगी, तब इस देश में चुनाव का क्या होगा? तो हम जहां बूथ लूट की बात करते थे, वोट लूट की बात करते थे, आज तो हमारे संविधान का लूट हो रहा है, चुनाव आयोग का लूट हो रहा है, पूरे चुनाव का लूट हो रहा है। कुछ हमारे कवियों को, लेखकों को कहते हैं कि कलमधारी नक्सल है। नक्सलवादी जब हुआ तो आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक जन आते हैं, जिस जन आंदोलन में आते हैं वो पूरे दार्जिलिंग के चाय बागान के मजदूर, आदिवासी, दलित, भूमिहीन, गरीब किसान से लेकर के कलकत्ता शहर के तमाम विश्वविद्यालय के छात्र, नौजवान, अध्यापक, और सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि बंगाल से बिहार होते हुए दिल्ली और उधर पूरे उड़ीसा से दक्षिण की ओर पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ
एक बड़ा क्रांतिकारी जन उभार था। और उस उभार के बाद कॉमरेड वीएम ने यह संकल्प ले लिया, उनकी जिंदगी बदल गई कि हमें इंजीनियर अगर बनना है तो इंजीनियर किसी पूंजीपति के लिए उत्पादन करने के लिए नहीं बनना है, बल्कि एक नए समाज के निर्माण करने के लिए एक इंजीनियर बनना है इस देश के। आज जब हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, वो समाज को बदलने की बात नहीं करते। वो जो बना बनाया समाज है उसी में थोड़ा बहुत उसके कुछ ठीक ठाक करके इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, लेकिन इंजीनियर का तो काम है नया निर्माण करना, नया समाज बनाना, समाज में बदलाव लाना। तो ये उन्होंने संकल्प ले लिया। आपको पता है 67 में नक्सलबारी का उभार और 2 साल के अंदर 69 में पार्टी बनती है CPI-ML, और पार्टी बनने के तुरंत बाद पूरे देश में एक तरफ अगर पूरे आग की तरह ये क्रांति का उभार ये फैल जाता है, और दूसरी तरफ हमारे देश की सरकार, इस देश के शासक वर्ग, वो इस पूरे उभार को कुचलने के लिए, इस नई पार्टी को खत्म करने के लिए पूरा दमन ढाना शुरू कर दिया। हमारी जो पहले पीढ़ी की है, जो चारू मजुमदार पार्टी के संस्थापक महासचिव, 1972 के 28 जुलाई कलकत्ता शहर में पुलिस की हिरासत में उनकी हत्या हो जाती है। हमारे पार्टी के उस दौर के बड़े नेता कॉमरेड सरस दत्त, जो पश्चिम बंगाल के पार्टी के सचिव थे और बहुत बड़े कवि, बड़े लेखक थे बंगाल के, 1971 में ही उनकी हत्या कर दी जाती है एक दिन सुबह 5 अगस्त को। और आज भी किसी सरकारी रिकॉर्ड में अगर देखिएगा तो कहेंगे कि वो लापता है। जैसे आज पूरे देश में कई जगह हम देखते हैं, कश्मीर में चले जाइए तो हजारों की तादाद में जिनकी हत्या कर दी गई वो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक लापता लोग हैं। तो ये प्रयोग भी हमारे नेताओं के साथ ही शुरू हुआ इस देश में। जेल में एनकाउंटर, जेल में डाल दो, और जेल से कोई बाहर निकल रहे हैं अगर, तो बाहर निकलते ना निकलते गोली मार दो। ये एनकाउंटर, फर्जी मुठभेड़, इसकी भी शुरुआत उसी दौर में हुई। तो वो जो दौर था, इस दौर के बारे में आपने सुना कि किस दौर में, उस धक्के के बीच में, उस दमन के बीच में कॉमरेड विनोद मिश्रा ने, कॉमरेड स्वदेश जी ने, कॉमरेड जौहर ने, उस दौर के हमारे तमाम नेताओं ने पार्टी को जिंदा रखने के लिए, पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए उन्होंने पूरी अपनी कोशिश की। और आज उसी का परिणाम है कि भाकपा माले आज देश के कम्युनिस्ट आंदोलन में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान के हर कोने में जहां भी लाल झंडा है, जहां भी गरीबों की लड़ाई है, दलितों की, आदिवासियों की, मजदूरों की, दबे कुचले लोगों की आवाज जहां भी सुनाई पड़ती है, उस आवाज में हमेशा भाकपा माले उसके साथ साथ। तो शुरुआती जो दौर था 70 का दशक, उस दौर में पार्टी को खड़ा रखने की लड़ाई चली। और आज से 5 साल पहले इसी एक 18 दिसंबर को हमने आरा में, आज जैसे पटना में हम मिले हैं, आरा में हमने एक क्रांति पार्क का निर्माण किया। बहुत सारे साथी उस कार्यक्रम में भी शामिल रहे होंगे। उस क्रांति पार्क में जहां मास्टर जगदीश, साथी राम नरेश जी, रामेश्वर यादव, कॉमरेड वीएम, कॉमरेड जौहर, हमारे उस दौर के वो तमाम नेताओं की भावमूर्ति है। ये वो दौर था पार्टी को जिंदा रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और उसी दौर से आगे बढ़ते हुए 80 के दशक में हमने पूरे देश में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए इंडियन पीपुल्स फ्रंट बनाया। हमने चुनाव लड़ना शुरू किया। बहुत लोगों ने कहा कि अब माले भी एक चुनाव लड़ने वाली तो देश में दर्जनों पार्टियां हैं, उन्हीं पार्टियों में अब भाकपा माले, इंडियन पीपुल्स फ्रंट, ये भी एक पार्टी बन गई, क्या फर्क पड़ गया?
लेकिन बिहार में देखा, पूरे हिंदुस्तान में देखा कि माले ने जब तय किया कि हमें चुनाव लड़ना है, तो चुनाव एक परिदृश्य बदल गया, फर्क आ गया। क्योंकि माले उन लोगों की पार्टी है जिनके बारे में अंबेडकर ने कहा था कि बहिष्कृत भारत, जो हाशिए पर खड़े लोग, जिनका बहिष्कार किया जाता रहा है, जिनको हमेशा खदेड़ा गया हर जगह से, समाज से, अर्थव्यवस्था से, राजनीति से, अपने तमाम अधिकारों से वंचित, वो जो वंचित समाज है, बहुजन समाज है, बहिष्कृत लोग हैं, उनकी पार्टी जब यह तय करती है कि हमें चुनाव भी लड़ना है, तो तब बिहार ने देखा कि इसका मतलब होता है कि जिनका बूथ लूट लिया जाता था, जिनका वोट लूट लिया जाता था, जिनके वोट पर कब्जा कर लिया जाता था, जान की बाजी लगा करके दलितों ने वोट डाला और बिहार बदल गया। कॉमरेड रामेश्वर प्रसाद आरा से सांसद बनकर के चले गए और उसके बाद दोबारा इस बिहार के अंदर किसी बूथ लूटरों की हिम्मत नहीं हुई, किसी सामंती ताकत की हिम्मत नहीं हुई कि बिहार के अंदर दलितों का वोट का लूट कर सके। आज हमारे बिहार के अंदर तमाम गरीब के सामने वोट डालने का पूरा अधिकार हमने हासिल किया। तो हमने जब चुनाव लड़ना शुरू किया तो वो लड़ाई ही था, वो कोई खेल नहीं था। और उस लड़ाई का मतलब है कि गरीबों की दावेदारी बढ़ाओ, गरीब आगे बढ़ेगा, वंचित लोग आगे बढ़ेंगे, तभी समाज बदलेगा, तभी देश बदलेगा। और भाकपा माले जैसे कोई कम्युनिस्ट पार्टी, क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के मकसद यही है, हमारे अस्तित्व का और कोई मतलब नहीं है। कॉमरेड चारू मजुमदार ने कहा था कि जनता का हित ही पार्टी का हित है, और जनता का हित अगर पूरा करना है तो जनता के हाथ में अधिकार चाहिए, और जनता के हाथ में अगर अधिकार लेना है तो हमारे सारे अधिकारों पर कब्जा करके जो बैठे हुए हैं उनको उस कब्जे से बाहर किए बगैर हमारे हाथ में अधिकार नहीं आ सकता है। उन लुटेरी ताकतों को भगा करके ही हमें अधिकार अपने हाथ में लेना होगा। और यही लड़ते लड़ते 80 के दशक में, 90 के दशक के शुरू में आपने देखा कि बिहार में, झारखंड में पार्टी कैसे आगे बढ़ी। फिर हमने कहा कि कॉमरेड वीएन ने उसी दौर में हमें आगाह किया कि देश में एक बहुत खतरनाक विचार, एक बहुत खतरनाक प्रवृत्ति हमारे समाज में, देश में, राजनीति में पनप रही है। और उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक फासीवाद है। कैसे ये बात उनको समझ में आई? अगर हम सब लोग थोड़ा सा पीछे मुड़ करके देखें तो हम सबको याद है कि उस दौर में क्या हो रहा था देश में। एक हमने देखा कि आर्थिक नीति देश की बदल गई। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे,